गाइस सामने देखो, आज आपको बताता हूँ कि आखिर जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू की क्या पावर होती है। यहाँ पर आप लोग ये जो टेबल देख रहे होंगे ना, इसको मैं मैजिकल टेबल कहता हूँ। यहाँ पर आपका जो ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं, ये आपके सिलेबस में एग्जैक्टली टॉपिक लिखे हुए हैं। एक सिलेबस के एक टॉपिक से कितने बार क्वेश्चन आए, यहाँ पर मैं केवल आपको ये नहीं बताऊंगा कि जो है ये पीवाईक्यू में आया, मैं दिखाऊंगा भी, प्रूव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है पीवाईक्यू में आया। जैसे देखिए आपका मिले एमडीजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट 17 टाइम आप ये कह सकते हो कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आने को मिल रहे हैं, ठीक है। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 और आपका 25 में भी आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि सुपर 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 इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको 22 टाइम जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि अभी मैं आगे जो बढ़ाने वाला हूं, मैं कौन सा टॉपिक पे जब से ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, इनमें भी टॉपिक के अंदर भी जहां से क्वेश्चन श्योर श्योर आते हैं वो आपको पता चल सके। जैसे ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, जिसमें इकोलॉजी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ट्रॉपिक लेवल्स वगैरह आते हैं, यहाँ से 27 टाइम प्लस टाइम बाद जो है क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आपको इन्वायरमेंटल इशू एंड पॉल्यूशन से बात करें तो 85 सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपका सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग 5 स्टार वाला 5 स्टार भी लगा दो, क्योंकि 5 स्टार मतलब होता है कि क्वेश्चन लीक, टॉपिक लीक, ठीक है, पेपर लीक। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन लीक हो जाएगा आराम से, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी क्वेश्चन यहाँ से इन्वायरमेंटल इश्यूज आया, तो इसको हम लोग काफी अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद नेचुरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज से 50 टाइम जो है देखने को मिला है आपको, 28 टाइम जो है वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, और 55 टाइम जो है इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, तो इनको भी बहुत बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। वाले यहाँ पर इंग्लिश में भी रहेगी, आपकी इंग्लिश में जो बुकलेट है हमारी इंग्लिश में भी रहेगी, और मैं हिंदी में भी आपको साइड साइड में दिखाते हुए चले जाऊंगा, ठीक है। मोस्टली मैं जो है इंग्लिश वाली पीडीएफ को यूज करूंगा, और उसके बीच बीच में मैं आपको हिंदी में भी दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, इंग्लिश हिंदी मत करते रहना, ठीक है। बस जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वही हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में मैं आपको ना 10 मिनट 10 पेज में मैं सारा रिवाइज भी करवा दूंगा। देखो यहाँ पर 10 पेज में, 10 पेज भी नहीं है, 7 ही पेज है, 7 ही पेज में पूरा रिवाइज करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना प्रिंट निकलवा लेना, आपका काम हो जाएगा। और आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए वो सरप्राइज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको ये तो पता होना चाहिए सिलेबस की, सिलेबस आखिर क्या है इसका। अगर सिलेबस ही हमको नहीं पता रहेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो कोई भी टीचर अगर आपको सिलेबस के साथ पढ़ा रहा है, सिलेबस के साथ पढ़ा रहे हो तो समझ लेना सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर सिलेबस के साथ और पीवाईक्यू के साथ नहीं पढ़ा रहे हो, समझ लेना आपको जियान बनाया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर जियान। ओके, चलो तो यहाँ पर पहले सिलेबस देख लो। अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है उसमें कवर होंगे। जैसे डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसमें एमडीजी और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एग्जैक्टली मेंशन है आपके वहां पर, सुपर इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका काफी आया हुआ है। एनवायरमेंटल इशू, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर कीवर्ड भी देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इसमें ही से आए हैं, तो ठीक है। तो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट पे ज्यादा फोकस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेचुरल एनर्जी जो है आपकी, एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। नेचुरल हजार्ड और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीजें एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, सिलेबस रटा हुआ ना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। और इवन आप एग्जाम में भी ना इस सीक्वेंस में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा हुआ है, ठीक है। आप देखना जब एनवायरमेंट सेक्शन वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पर आपको ये सीक्वेंस वाइज भी देखने को मिलेंगे वहां पर, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। और पीवाईक्यू की इंपोर्टेंस मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यूजीसी वालों के पास तो कोई अभी बचा ही नहीं है ना कि वो एक चीज से कितना क्वेश्चन बनाएंगे। उनके पास ना क्वेश्चन बनाने का जो है वो स्कोप खत्म हो गया है, तो वो रिपीट ही करेंगे, ठीक है। तो इसके हाई परसेंट चांस है कि आपके क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो। चलो एक एक करके हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों के लिए जो है एक गुड न्यूज थी। आप में से काफी सारे लोग बोल रहे हैं सर 799 रुपीज जो है हमको काफी महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है इन द सेंस वो इससे नोट्स के हिसाब से तो वर्थ इट है, बट लेकिन ये आप लोग बोल रहे थे कि सर जो है बहुत सारे लोग लोअर बैकग्राउंड से भी हैं, तो इसके लिए ना सिर्फ 10 एस्पिरेंट, स्टार्टिंग में जो 10 एस्पिरेंट है जो कि सीरियस हो, उन एस्पिरेंट के लिए मैं इसका प्राइस 499 रुपीज कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के लिए जो है मेरी तरफ से गिफ्ट है, 499 रुपीज कर रहा हूँ। और ज्योग्राफी का भी आपका जो है उसका भी जो है 499 रुपीज हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पेमेंट करके आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये बुकलेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मत बोलिएगा कि सर इतना महंगा कर दिया वो कर दिया, ठीक है। इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें 3 महीने की मेहनत पूरी लगी हुई है, ठीक है। आपको ये कहीं पर नहीं मिलेगा। उसके बाद भी आपको जो है आप ये सोचो कि ये आप सिर्फ 499 पे करके आपको 40,000 की वो मिल सकती है, सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं।
चलो, तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पहला जो टॉपिक है हमारा सिलेबस में डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका एमडीजी। अब एमडीजी से कितने टाइप के, कितने जो है सब टॉपिक या आपका कह दो कि सब जो से पॉइंट से क्वेश्चन बनाए, वो सारी चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। और याद करने की टेंशन बिल्कुल मत लो, अब याद करवाने की गारंटी मेरी है, बस मैं जैसा करवाते जाऊं वैसे आपको जो है वो करना है। तो इसीलिए आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए पी मतलब प्रॉमिस करिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो इसमें से कुछ भी चीज याद नहीं होने वाला, इस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप लोगों को प्रॉमिस करना जरूरी है, तभी आप लोग को जो है ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में रिवीजन भी किस तरीके से करना, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। तो याद करवाने की गारंटी मेरी है, उसमें आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बट मैं जैसा जैसा बताता हूँ वैसे वैसा करना है। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने सारे लोग जो है इस चैलेंज को ले पाते हैं और प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। चलो देन अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमडीजी के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपके एमडीजीज थे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या था, एडॉप्शन कब हुआ था, फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। टोटल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो अगर आप देखें तो 8 जो है गोल हैं और आपके 21 टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पेपर 1 की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट पे यहाँ पर आया था, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने गोल थे इसमें, 8 गोल थे और आपके 21 टारगेट थे, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद एडॉप्शन ईयर क्या था, 2000 में जो है इसको एडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और उसके बाद ओरिजिन स्टैब्लिश करा गया था एट अ यूनियन मिलेनियम जो समिट थी आपकी 2000 में, उसमें, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है, एक पॉइंट जो है यहाँ पर सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टाइम पीरियड क्या था, 2000 से लेकर 2015 तक जो है इसके टारगेट लिए गए थे, उसके बाद से इसको खत्म कर दिया गया था। फिर हमारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए थे, ठीक है। चलो अगला फैक्ट देखते हैं। इसका सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं और वो सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टारगेट होगा, वैसे भी मैं आगे बता दूंगा कि गोल 1 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक गैप है आपका, गोल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है और गोल नंबर 8 में जो है वो क्या है। तो ये 3 जो है आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं, देखते हैं आप में से कौन कौन जो है वो समझदार है। तो चलो G2 जो गोल 2 है वो बताता है कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। G3 जो है वो आपका जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है और यहाँ पर G4 जो है वो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड है। अभी मैं इतने बार आपको प्रोनाउंस करवा दूंगा ना, बुलवा दूंगा, तो फिर आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा। G7 जो है वो इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। अब एक पेज लो, एक पेज में बिना देखे लिखो, ठीक है। एक पेज लो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले इसको 5 बार पढ़ लो, ओके। आई होप पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर लिखो, ठीक है। गोल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या अपनी कॉपी में भी लिखो, बिना देखे लिखो, जितने याद आ रहा है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे जो लेक्चर्स है ना, इनमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुना और काम चल गया आपका, वैसा नहीं है, क्योंकि तभी याद होगा। JRF इतना ईजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं कि बस सुन लोगे तो हो जाएगा काम, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो MDG 1 है वो नो पॉवर्टी और या एंड ऑफ पॉवर्टी और हंगर के बारे में बताता है। MDG 2 जो है वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताता है। एंड MDG 4 जो है वो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बताता है। एंड MDG 7 जो है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा गाइस, अगर आवाज में कोई इशू हो रही है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मुझे कोल्ड हुआ हुआ है, फीवर है, मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, बट फिर भी आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने कमिटमेंट किया था, वो मैं पूरा करूंगा। तो आवाज में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कम वो दिखे, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में शायद मेरी हेल्थ ठीक हो जाए तो फिर बहुत एकदम जोश में पढ़ाऊंगा। अभी भी जोश में पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मतलब अभी आपको पता भी नहीं चल पाया होगा ना कि कोल्ड है, बट थोड़ी सी आवाज जो है आपको आज एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो ये फुल लिस्ट है आपके उसकी। तो अब आप देखो कि आप लोगों ने कितने जो है गलत लिखे थे, है ना। तो अब आपको पता चल जाएगा। पॉवर्टी एंड हंगर है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सेकंड नंबर पे एजुकेशन जो मिलेगी, जब वो पॉवर्टी से रिमूव होगा, वो गरीबी उसकी हटेगी, तो फिर वो एजुकेशन लेगा। अब एजुकेशन लेगा तो जब एजुकेशन हो जाती है तो सब लोग बात करते हैं कि यार इक्वल होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो जब जेंडर इक्वालिटी होगी तो फिर जो है चाइल्ड की मोर्टेलिटी जो होती है वो रिड्यूस होगी। जब जेंडर इक्वालिटी होगी तो ये नहीं बोला जाएगा कि यार देखो कि लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए। जब दोनों को इक्वल माना जाएगा तो जो मृत्यु दर होती है, बच्चे मारे जाते हैं, तो वो जो होते हैं वो कम होगी। अब वो कम होगी तो फिर जो उनकी मैटरनल हेल्थ है, मात्र तो जो हेल्थ है वो सही हो जाएगी। अब वो सही होगी तो जो HIV और एड्स है, मलेरिया वगैरह है, तो ये डिसीज वगैरह जो है वो नहीं होगी।
और इससे क्या होगा कि फिर आगे जाके इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और ग्लोबल का पार्टनरशिप हम लोग को जरूर चाहिए ताकि हम इन गोल को डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, सिंपल। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बाकी अभी आगे से मैं देते चलूंगा, आप खुद पढ़ने के लिए बोलूंगा। ठीक है, इस लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे सारा खत्म हो जाए हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो, जो मोस्टली नोट्स में मिसिंग मिलते हैं देखने के लिए, जो पीवाईक्यू में पूछता है, जो एमडीजी टारगेट 2 है वो क्या करता है कि इंश्योर करता है कि चिल्ड्रन जो है वो कंप्लीट अ फुल प्राइमरी एजुकेशन। देखो प्राइमरी एजुकेशन की बात आए, कहीं पर टीचिंग की बात आए, ठीक है, टीचिंग वगैरह की बात आए, तो ये जो है ये आपके एमडीजी 2 में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ना आपको वर्ड गेम खेलेगा और ये एग्जैक्टली वही लाइन लिखी हुई है। आप लोग जो है 6000 जो है पीवाईक्यू लगाएंगे, उससे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या पैटर्न होता है। तो एग्जैक्टली मैंने आपको वो लाइन ही लेकर आ गया हूँ। तो देखो इसी पैटर्न में आ रहा है क्वेश्चन, बट रट लो, पैटर्न भी समझ में आ गया, फैक्ट भी रट गया और फैक्ट कौन सा रिपीट हो रहा है वो भी पता चल रहा है। तो आपका टाइम सेव हुआ ना। ठीक है, तो दैट्स वाई ये नोट्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्राइमरी एजुकेशन जो है बाय जो है आपको 2015 तक का टारगेट लिया था। ठीक है, एमडीजी 5 में क्या बताया कि वो मोर्टेलिटी रेट के मैटरनल मोर्टेलिटी है वो 75% करती टारगेट लिया गया था 1990 से लेकर 1915 तक का। ठीक है, ओके। जो लीस्ट प्रोग्रेस देखेंगे, द हंगर रिडक्शन टारगेट वाज द लास्ट सेटिस्फैक्ट्री अचीव। ठीक है, जो हंगर रिडक्शन था ये ही जो था कि सेटिस्फैक्ट्री एक अचीवमेंट था उसका। ठीक है, ये 2020 में आया है। ओके, हाईएस्ट टारगेट जो बात करें तो एमडीजी 8 का जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ जो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हमने देखा था ना 21 टारगेट है उसके अंदर, तो 21 में जो है हाईएस्ट टारगेट देखने को मिलते हैं, तो एमडीजी 8 में देखने को मिलते हैं। ह्यूमन राइट जो है वो नॉट डायरेक्टली एड्रेस इन एमडीजी, तो ये ध्यान रखना है, वो पूछ लेता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो देखो यहाँ पर ना एक हैक्स भी होते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो हैक्स एंड ट्रैप्स पर मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे हैक्स एंड ट्रैप्स होते हैं जहां पर जो है आपको पढ़ा भी नहीं होता है, सिर्फ कॉमन सेंस के थ्रू जो है वो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये डायरेक्टली को इनडायरेक्टली से सॉल्व जो है वो स्वैप कर देता है मेरे टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो एमडीजी इन ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड रैंकिंग। ठीक है, फ्रेमवर्क की लिंक एजेंडा 21 है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो एजेंडा 21 वैसे खत्म हो गया है, बट जो है बाय चांस आ सकता है एमडीजी, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ना। तो ये ग्लोबल सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट प्लान है, जो कि रियो समिट में आया था 1992 में। इसमें जो सीबीडी थी, ठीक है, ऐसा जो है टूल था वो इम्प्लीमेंट, ये एक अथॉरिटी थी, एक बॉडी थी जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, ट्रांजिशन में बात करें, एमडीजी एंड हुआ था 2015 में, जो एसटीडी अडॉप्ट किया था 2015 में। ठीक है, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आता है वो है एमडीजी और एसडीजी, इन दोनों में कौन से कॉमन गोल है। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और जेंडर इक्वलिटी, ये इनमें कॉमन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है। इसके बाद रैंकिंग के बारे में बात करें, जो ब्रिक्स के एसडीजी परफॉर्मेंस था उसमें चाइना था, फिर उसके बाद ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर जो है इसका सीक्वेंस वगैरह किस तरीके से जो है पीवाईक्यू आ रहे हैं, तो एमडीजी का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एडमिशन ईयर पता होना चाहिए, टारगेट इमेजिन पता होना चाहिए और जो है एमडीजी टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। ठीक है, अब सुपर इंपोर्टेंट एसडीजी के बारे में बात करते हैं। तो एसडीजी को मैं थोड़ा सा आपका बेस बना देता हूँ, फिर मैं इसको ना निमोनिक से आपको याद करवा दूंगा। चलो बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर आपको जो है 17 गोल देखने को मिलेंगे और 169 टारगेट। ध्यान रखना, इनके टारगेट की संख्या याद रखना, यहाँ से आपको जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सीक्वेंस जो है वहां से पूछता है कि आपके जो है 17 गोल देखने को मिलेंगे, 169 टारगेट देखने को मिलेंगे और इसके अंदर इंडिकेटर जो है 247 है। ठीक है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 17 गोल दिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीक्वेंस में आपको बता ही चुका हूँ। अब जो है आपको एडॉप्शन ईयर क्या था, ये 2015 में आए थे। इसमें एजेंडा जो है 2030 लिया गया था कि 2020 तक इनको अचीव करना है। टारगेट ईयर 2030 ध्यान रखना है, 30 की जगह वो 20 कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, क्या पर्पस थे ये अभी आप लोगों को ना एक करके मैं याद करवा देता हूँ। ठीक है, एक एक करके, तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, चलो तो अब ये ध्यान से सुनना, निमोनिक से मैं आपको याद करवाऊंगा, अब इसके बाद नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 1 दिख रहा है, 1 में ये ओ है ना, ओ को आप 0 मान लो, मतलब कि जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी एक ही बात है। यहाँ पर 2 का ओ मतलब जीरो हंगर ऐसे याद कर लो। 3 का जो एच है, 3 के एच से हेल्थ एंड वेलबींग याद हो जाएगा आपको। 4 से हो जाएगा 4 एजुकेशन,
फाइव में ई है, ई से हो गया आपका इक्वलिटी यानी कि जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। 6 में एस से हो जाएगा आपका सैनिटेशन, सैनिटेशन के बारे में बात करता है। एस से, एस में आपको जो है ई दिखेगा, ई से हो गया आपका एनर्जी, ठीक है। 7 में ई से क्या हो गया आपका एनर्जी हो गया। 8 में आपका जी दिख रहा है ना, जी से हो गया आपका ग्रोथ। और एन में आपको आई दिख रहा है ना, आई, तो यहाँ पर आपको 3 आई देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 10 में भी आपको ई दिख रहा है, ई से आपका जो है इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, ठीक है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, ये आपका 10 नंबर पर आ जाएगा। तो जो है हर प्रकार की जो है इनइक्वालिटी को दूर करा जाएगा। इसमें ई से होगा जो इनइक्वालिटी के बाद ई आता है ना उससे, ठीक है। एक यहाँ पर भी आएगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगा, ठीक है। 11 में देखोगे कि आपको 2 1 दिख रहे हैं ना, 2 1 ये आई जैसे दिख रहा है आपको, तो आई जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सिटी में भी आपके 2 आई है यहाँ पर, ठीक है। एक आई आपका, एक आपका आई है और टी के बाद एक आई है, तो मतलब आपके पास 2 आई है, 11 में 2 1 1 है, सिटी का 2 आई है, तो इससे याद हो जाएगा आपको। 12 का हो गया आपका रिस्पॉन्सिव कंजप्शन। अब जैसे 12 को ऐसे करेंगे, ठीक है, 12 ये लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिव कंजप्शन, ठीक है। और 14 पे, इसके बाद जो है 14 में अगर आप लोग 14 में अगर ये आप लोग चार लिखेंगे तो 4 में ये जो है ना, ये पी जैसा लगेगा, पा जैसा, पा से हो गया आपका पानी, ठीक है, तो ये पानी के बारे में बताता है, लाइफ बिलो वाटर 14। इसके बाद 15 जो है उसमें 5 एकड़ लैंड जो है, लैंड के बारे में जैसे आप लोग सुनते हैं ना, 5 एकड़ लैंड है हमारे पास, तो 15 एकड़ लैंड से आप लोग याद कर सकते हो लाइफ ऑफ लैंड। सो 16 में 6 है तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 7 में जो है वो 7 में मतलब अपन लोग को पार्टनर्स बनाना है, तो 7 पार्टनर्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो इसको और आपको याद हो जाएगा, उन्हीं के नंबर से ही आप इनको याद कर लो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है ना एक एक करके थोड़ा सा इसके और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर एसडीजी जो 3 है वो गुड हेल्थ बीइंग के बारे में बताता है। 5 जो है जेंडर इक्वलिटी, अभी हम लोगों ने देखा। 6 जो है वो क्लीन, एस जो 6 में एस आता है ना, उससे सैनिटेशन हो गया। एस है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। 7 में ई होता है तो ई से एनर्जी हमारा हो गया था, ठीक है। रिस्पॉन्सिव कंजप्शन हो गया। 13 से क्लाइमेट एक्शन हो गया, ये बस आपको याद करना पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन, बाकी हो जाएगा, ठीक है। 17 का जो 14 है उसका लाइफ बिलो वाटर, 15 का लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। 17 क्वेश्चन जो है 17 बहुत कम पूछा जाता है। ये इंडिया में कब अडॉप्ट किया गया था, 2015 में ही कर दिया था, ठीक है। की कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इंक्लूड अंडर द SDG 4 एंड इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन बाय द जो है 2030, ठीक है। 2030 तक जो है हम लोगों को करना है, ठीक है। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक टारगेट है उसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड SDG 3 है, यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो है वो हमको 2030 तक करनी है। और इसके अंडर जो है अंडर 5 में मोर्टेलिटी के बारे में बात करती है, जिसमें रिड्यूस करना होगा इसको 25%, 25 पर जो है 1000 लाइव बर्थ पे, ठीक है। ये इसके अंदर से भी पूछ लेता है, अभी आप बाहर से याद कर लोगे उतना में काम नहीं चलेगा। प्रीमेच्योर जो है एनसीडी डेट जो है रिड्यूस करी जाती है, रिड्यूस करना है 50% बाय द 2030, एंड जो रोड ट्रैफिक देते हैं उसको रिड्यूस करना है 50% बाय 2020, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके टारगेट लिए गए थे एसडीजी में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंटीग्रेशन और एक्सक्लूसिव। थोड़ा सा पहले एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पर मोस्टली जो टारगेट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कुछ बस ये 2020 है, और मोस्टली जो है आपको 30 के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। जैसे वाटर है, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है बाय 2030। देन एसटीजी में इकोनॉमी से रिलेटेड है, 7% जीडीपी ग्रोथ जो है वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में जो है वो करना है, ठीक है, ये लिया गया है। और 12 जो है कंजप्शन से रिलेटेड, रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट जो है बाय हाफ, ये करना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इंटीग्रेशन और रैंकिंग एंड एक्सक्लूजन, जो इंटरकनेक्शन है एसटीजी, ये रिक्वायर करता है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, बिकॉज गोल आज जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है इंटरकनेक्शन की जरूरत होती है। को बेनिफिट ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पेरिस एग्रीमेंट, CBD, NAPCC,
ये ऑल कंट्री कंट्रीब्यूट करती हैं एसडीजी के प्रोग्रेस में, ठीक है। और भी इसके अलावा दे देगा, पूछ लेगा कि क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। एक्सक्लूजन, क्या चीज का एक्सक्लूजन है? ओजोन प्रोटेक्शन इज नॉट एन एसडीजी। आपको ध्यान रखना है, आपको फंसाने के लिए पूछेगा कि ओजोन जो प्रोटेक्शन है वो एसडीजी के अंदर नहीं आता है, इट्स हैंडल बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे गड़बड़ करेगा। ब्रिक्स की रैंकिंग में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे फाइनली एसडीजी। मैं थोड़ा आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वालों का भी रोना गाना चलता रहेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो इसे, वीडियो को पॉज करके। ओके, तो आई होप आपका ये हो गया होगा। अब आप लोग वीडियो को पॉज करो, तो एक रफ पेज लो। रफ पेज में अभी मैंने जो भी पढ़ा है, जितने भी एमडीजी और एसडीजी से फैक्ट बताए, उनको बिना देख के लिखो। 5 मिनट दे रहा हूं आपको, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आप लोगों ने जो है वो लिख लिया होगा। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना % आपको चीजें याद आई। अभी हम लोगों ने 100% पढ़ी, 100% में जो रीड करा उसमें कितने % जो है वो चीजें आपको याद आई, कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत सारे लोगों का कल 40% था, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कितने % जो है आपको ये चीजें याद आई। इससे क्या होगा, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा और चीजें जो है वहां पर याद आएंगी। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। एमडीजी देखे थे, उसके स्ट्रक्चर देखे थे कि 8 गोल होते हैं, 21 टारगेट होते हैं हम लोगों ने। फिर उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा था। गोल मैच जो होते हैं, गोल से जब मैचिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, फुल लिस्ट जो है वहां से वो क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। की टारगेट जो है एमडीजी के क्या क्या थे, ठीक है। 75% जो है सही वो मैटरनल मोर्टेलिटी को करना। फ्रेमवर्क एजेंडा जो है वो आपने देखा था, ठीक है। इसका एम क्या हुआ करता था, नो पॉवर्टी। जो कॉमन हुआ करते थे, दोनों में कॉमन है, कॉमन बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो दोनों में कॉमन हुआ करता है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वलिटी, जो एसडीजी और उसमें दोनों में कॉमन है। ब्रिक्स का हम लोगों ने देख लिया था। मोस्ट रिपीटेड जो है 8 गोल और 21 टारगेट, ये हम लोगों ने देखा था। सीक्वेंस पूछ लेता है और ये सारी चीजें सॉरी पूछ लेता है। इसके बाद बात कर रहे थे हम लोगों ने एसडीजी के बारे में। तो यहाँ पर जो है 17 गोल होते थे, 169 टारगेट हुआ करते थे। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको साइड बिलो द बट ये सारे आपके एसडीजी लिखे हुए हैं, ओके। स्पेसिफिक टारगेट लिखे हुए हैं, कितना है, किसका टारगेट कब तक है, बस इतना पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन की, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन की। हिंदी में देखेंगे तो मानव और पर्यावरण की जो अंतर क्रिया है उससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मुख्य पर्यावरण, फिर यहाँ पर अब लोग एक एक करके यहाँ से पॉइंट पढ़ते हैं। पहले कोर एनवायरमेंट कंसेप्ट है, जैसे कि इकोलॉजी क्या होता है। ये स्टडी होती है इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और जो एनवायरमेंट है, इन दोनों के बीच की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, ये बेसिक यूनिट होती है, ये इकोलॉजिकल स्टडी होती है, ठीक है। और ये क्वाइन टर्म करी थी वो एजी टेंसले ने करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना कि किसने जो है इसको इसकी जो इकोसिस्टम टर्म्स दी थी वो एजी टेंसले ने करी थी। अब देखो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि इकोलॉजी में जो अध्ययन करा जाता है वो इकोसिस्टम का करा जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर आता है। देन बायोलॉजिकल जो है हॉटस्पॉट, तो आपको जो है 14 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे, सॉरी 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे हमारे इंडिया में। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उन सबके नाम लिख के बताने हैं, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग एक कंसेप्ट है, ये स्ट्रक्चर है डिजाइन टू मिनिमाइज द एनर्जी यूज, जो कि एनर्जी यूज को जो मिनिमाइज करेगा, कंजर्व करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को एंड प्रमोट करेगा हेल्थ लिविंग स्पेस को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये कीवर्ड आ जाते हैं एग्जाम में। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये क्या होता है, एसोसिएटेड है विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर जो है वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच है, जो कि कंसीडर करती है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो टू हैंडल द मेन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो मेन एनवायरमेंट जो है इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन इश्यूज को हैंडल करने के लिए होती है, ठीक है। हिंदी में भी देख लो एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। कैरिंग कैपेसिटी और देख लेना, इसमें अधिकतम जनसंख्या आकार जिसे पर्यावरण उपलब्ध संसाधनों के तहत जो है अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो ये देयर एनवायरमेंट इम्पैक्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जो है पॉपुलेशन और जो है एफ्लुएंस पर पर्सन,
एफ्लुएंस पर पर्सन एंड टेक्नोलॉजी आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट, जो कि ह्यूमन इम्पैक्ट के मेन ड्राइवर्स है। एग्रीकल्चर वाटर यूज आप देख लोगे, जिसपे 1/3 2/3 जो है ग्लोबल का एंथ्रोपोजेनिक वाटर कंजप्शन होता है हमारे एग्रीकल्चर में। एंड एफोरेस्टेशन, ध्यान रखना है कि एफोरेस्टेशन ये जो है एनवायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट नहीं करता है। एफोरेस्टेशन पॉजिटिव चीज है ना। यहाँ पर एक हैक भी है कि पॉजिटिव अगर चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उसका पॉजिटिव चीज ही, पॉजिटिव ऑप्शन ही जो है वो सही होता है, ठीक है। पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे एफोरेस्टेशन पॉजिटिव है, ठीक है। बताइए कमेंट सेक्शन में किस किस को हैक्स चाहिए, तो मैं हैक्स के ला दूंगा। बाकी इसके नोट्स तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ आप लोगों को, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नोट्स को ही रीड करना है बार बार, बस उतना में आपका हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया था एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट से रिलेटेड एक पीवाईक्यू आया था एमपी सेट में, जिसमें करेंटली डेवलपमेंट जो है वो एनवायरमेंट अपीयर अपोजिट ड्यू टू नेगेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। कोल कंबशन के बारे में बात करते हैं। रिलीज करता है शूट मतलब ब्लैक कार्बन होता है। आप देखोगे कि जब हमारा ज्वालामुखी होता है हमारा, ज्वालामुखी से जैसे ही हमारी जो ये काला काला धुआं निकलता है, तो फिर ऊपर जो है पूरे काले काले बादल छा जाते हैं। तो काले काले जो ऐश निकलती है ना, काले काले जो यहाँ से निकलता है, उसको सूट कहा जाता है। सूट, ठीक है, SOOT, उसको सूट कहा जाता है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल नॉइज जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द इंडस्ट्रियल नॉइज लीड टू द NIPTs, मतलब नॉइज इंड्यूस परमानेंट जो है थ्रेशोल्ड, ये जो है लीड करती है, ठीक है। ये काफी बार पूछा गया है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन है, ये कहाँ से, व्हीकल प्लस इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो व्हीकल्स और इंडस्ट्री यहाँ से जो है मेजरली आपको यहाँ से ये निकलते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो बर्निंग है ये रिलीज करती है ग्रीन हाउसेस गैसेस, जिसमें CO2 है, आपका CH4 है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये पूछा क्या है। वाटर पोल्यूशन में रन ऑफ में हमारे बात करें, एग्रीकल्चर जो रन ऑफ होता है उसमें नाइट्रेट और फॉस्फोरेट जो है ये कॉज करते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपने देखा होगा, नाली है, तालाब में ऊपर ग्रीन 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 जो है वो काई जम जाती है, इसको काई बोलते हैं आप लोग बेसिकली। तो काई से क्या होता है कि वो जो है पूरा ऊपर की जो सनलाइट होती है ना, उसको वो नीचे ब्लॉक कर देता है, नीचे जा नहीं पाता, जिसके कारण जो नीचे लाइफ होती है वो पूरी तरह से डेड हो जाती है। उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। वो काई काई जम जाए तो बोल देना वहां पर यूट्रोफिकेशन होता है। अभी रास्ते में कहीं पर जाते हुए देखोगे ना कि हाँ देखो नाली में काई जम रही है, यहाँ पे काई जम रही है, उसके ऊपर बन रहा है, उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जब वहां पर सारी चीजें, सारी एक्टिविटी, पूरे जानवर सब मर जाए तो वो एल्गल ब्लूम कहलाता है, ठीक है। चलो वेस्ट बर्निंग, ओपन वेस्ट बर्निंग जो है वो रिलीज करती है माइक्रोप्लास्टिक। जो ओपन वेस्ट बर्निंग है ना, माइक्रोप्लास्टिक को और डाइऑक्सिन को एंड जो है PCB, इन सबको जो है वो करती है। ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये स्पेसिफिक प्लेस होता है ऑर्गेनिज्म का। जैसे मान लो ये आपका ये पिरामिड है, फर्स्ट नंबर पे जो रहेंगे वो प्रोड्यूसर होते हैं, सेकंड नंबर पे जो होता है फिर उसका ट्रॉपिक लेवल सेकंड आता है, फिर ट्रॉपिक लेवल जो होता है आपका 3 आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, यहाँ से जो आपका जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर, जब सेकेंडरी प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी जो है वो इनके पास ट्रांसफर होती है। अब इनके पास जो 10% एनर्जी होती है, इसमें से भी 10% जो है वो इनके पास होती है, मतलब 1% जाती है, फिर उसके ऊपर जो ट्रॉपिक लेवल है वहां पर 10% जाती है। तो ऐसे मिला के जो है कुछ आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, ChatGPT में सर्च करके दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो देखो जो फर्स्ट टॉपिक लेवल में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रीन प्लांट और ये एल्गी हो गए। सेकंड टॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जिसमें प्लांट खाते हैं हम लोग, काऊ, गोट और डियर ये होते हैं, इनको हर्बीवोरस कहा जाता है। थर्ड टॉपिक लेवल में जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। पहले क्या हो गया, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर क्या हो गया आपके फोर्थ में आपके कौन हो गए, आपके जो हो गया कार्निवोरस, टाइगर, और डिकम्पोजर में हर लेवल पर जो है वो काम करते हैं, ओके। तो सिंपल फूड चेन याद रखना है, जैसे कि ग्रास हो गया, गोट हो गया, लायन हो गया, डिकम्पोजर हो गया, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक लेवल के बारे में बता रहे हैं। टॉपिक लेवल का एग्जांपल जैसे ट्री हो गया, फर्स्ट टॉपिक लेवल होता है ग्रास ऊपर, फिश और लायन, ये पूछा गया एग्जाम में, इसको रट है। ये सिंपल वाला ही पूछता है, ज्यादा जो है एडवांस नहीं पूछता है। ह्यूमन एनवायरमेंट जो है लिंकेज है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि जो एडॉप्शन रिस्पॉन्स होता है वो इंडिजिनस नॉलेज एंड जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज होते हैं मैनेजमेंट आर द कंसिडर एज एडॉप्शन जो है रिस्पॉन्स। क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टेट वल्नरेबिलिटी की रैंकिंग है वो जो है पूछता है आपसे, झारखंड सबसे वल्नरेबल है, फिर उत्तर प्रदेश,
एंड देन मणिपुर, पंजाब एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये रैंकिंग ध्यान रखना। अब इन्वायरमेंट पोल्यूशन और उसका हेल्थ का इम्पैक्ट, जैसे बायोमैग्निफिकेशन, ये इंक्रीज क्या करता है, पोल्यूटेंट कंसेंट्रेशन। मान लो कि ये फिश है, ये फिश ने कोई लेड खाया, मरकरी खाया, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया। इसके बाद जो है वो इसको बड़ी फिश खाएगी, ठीक है, बड़ी फिश खाएगी। अब इसने जो लेड खाया था वो लेड क्या हो गया, वो इसमें भी आ गया। तो क्या हो गया कि इसमें ने जो लेड और डीडीटी वगैरह खाया था वो मैग्नीफाई हो गया इसमें जाके, तो इसमें भी आ गया। इसने जो खाया था वो इसमें भी आ गई, अब ये भी और खाएगी। तो ये क्या हो रहा है कि मैग्निफिकेशन होते जा रहा है इसका, और ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सारे यहाँ पर सारे पॉल्यूटेंट जो है वो जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाएगी आपकी। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन का ऑर्डर ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और क्लोरोटीन और डीडीटी। ठीक है, तो इनका ऑर्डर से पूछ लेता है, और ऑर्डर तो आपको पता है कि फेवरेट है यूजीसी का। ओके, टॉक्सिक वाटर मेटल जो है वो आपको मरकरी और कैडमियम, लीड देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो कंसिडर करे जाते हैं लो रिस्क पोल्यूटेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद वाटर रिलेटेड डिसीज जो होती हैं उसमें मैच करने के लिए ऑप्शन आता है, जैसे वाटर बॉर्न है कोलेरा, वाटर वॉस्ट है जो ट्रैकोमा, और वाटर वेस्ट है आपका जो है सिस्टोसोमियासिस। ओके, और इसके बाद जो है आपका वाटर रिलेटेड मलेरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन क्या है। डिजर्टिफिकेशन का रिस्क होता है, साइक्लोन डिस्प्लेसमेंट होता है, रिसाइकलिंग होती है, एबंडेंट ऑफ कोल माइनिंग है ना, हाइब्रिड वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल, हायर फ्यूल रनिंग कॉस्ट, एंड देन जो है आरओ और यूवी ट्रीटमेंट। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ो, क्योंकि अब मैं हर एक वर्ड नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम लोग को जल्दी खत्म भी करना है। ओके, तो जो चीज आप खुद कर सकते हो उसको मैं 1 घंटा नहीं लगाऊंगा पढ़ने में। बाकी आप लोग नोट्स ले सकते हैं, नोट्स में जो आखिरी वाले जो शॉर्ट नोट है उनको प्रिंट निकलवा लेना और उन्हीं को ही पढ़ना बस एग्जाम से पहले। चलिए, इसके बाद जो है एनवायरमेंटल मूवमेंट और जो है एनजीओज है वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्रीन पेज है, ये इंटरनेशनल एनजीओ है, यूजिंग करता है पीसफुल प्रोटेक्ट को फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेधा पाटकर ने चलाया था। अब यहाँ पर ना कुछ मैचिंग कर लिया आ जाता है कि कौन सा आंदोलन किसने चलाया था। जिसको आंदोलन जो एसएल बहुगुना थेरी डैम में उत्तर प्रदेश में है, साइलेंट वैली केरला में है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर ने चलाया था। ठीक है, कि इन्वायरमेंट लॉज के बारे में देखते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स और प्लांट के लिए है। वाटर एक्ट जो है फर्स्ट मेजर एनवायरमेंट लॉ है आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अब देखो इनका ना क्रोनोलॉजी याद रखो, पहले कौन सा है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, फिर वाटर एक्ट, फिर आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फिर क्योटो, फिर पेरिस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। क्योटो ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, पेरिस जो है वो आपका जो है लिमिट करना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। उसका एम है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वापस से लाना। मिनीमाटा जो है वो मरकरी है, एम से मिनीमाटा, एम से मरकरी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है एनवायरमेंटल इश्यू और एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है, ये सारे पोल्यूशन आएंगे, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग को अच्छे से देखना है। मैं वीडियो को पॉज करूंगा, जल्दी जल्दी इसको पढ़ते जाना। ठीक है, चलो, जैसे कि एटमॉस्फेरिक लेयर है, इसमें बॉटम टू टॉप आपको देखना पड़ेगा कि जो टोपोस्फेयर है इनका सीक्वेंस पूछ लेता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मीसोस्फेयर आता है, और देन फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है आपका। ठीक है, हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद स्तर देख लिए थे, जलवायु के प्रतिशत देख लिए थे हम लोगों ने, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण समस्याएं और सदा समाधान। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अफ्रीका के सबसे अधिक जोखिम में है। ओके, ये हम लोगों ने देख लिए थे। पर्यावरण आंदोलन हम लोगों ने देख लिए थे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। और ये कौन कौन से कानून है ये देख लिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि क्षोभ मंडल हो गया, फिर समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, ताप मंडल हो गया, बाह्य मंडल हो गया आपका, ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखो कौन सी परत की क्या क्या विशेषता है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर की लेयर आपको देखने को मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर सबसे डेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे वेदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब जैसी हाइट बढ़ती है ना, एल्टीट्यूड बढ़ता है तब। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर देखने को मिलेगी जो कि ऑब्जर्व करती है अल्ट्रावायलेट रे को। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो है टेम्परेचर बढ़ता है विद एल्टीट्यूड, जो हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि यहाँ पर क्या उल्टा हो रहा था, टेम्परेचर घट रहा था जब हाइट बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है इसको। और
यहाँ पर जो जेट है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है, जेट स्ट्रीम जो होती है ना वो इसी में स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। मेसोस्फेयर ये कोल्डेस्ट लेयर आपको देखने को मिलेगी, मेट्रोइड जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं यहाँ पर। थर्मोस्फेयर में वेरी हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर, अरोरा फिनोमेना जो होते हैं वो थर्मोस्फेयर में ही होते हैं। एक्सोस्फेयर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है मर्ज इनटू द स्पेस, स्पेस में जाके जो है इमर्ज हो जाती है। अब ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस जो है उनकी क्या क्या मात्रा है, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर देन ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद जो एयर पोल्यूटेंट है उसके टाइप, सोर्स और जो है प्रॉपर्टीज, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना कौन से एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी जो कि डायरेक्ट होते हैं जिसमें सी सॉल्ट आता है। ब्लैक पोल्यूटेंट मतलब कि प्रदूषक बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रदूषक जो कि पोल्यूशन को फैलाते हैं, पोल्यूशन जिनके कारण होता है, ठीक है। मिनरल पार्टिकल्स हो गए, स्मोक, वॉल्केनिक ऐश, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके। सेकेंडरी में आता है आपका फॉर्म इन एयर, ये एयर में बनते हैं, ठीक है, जिसमें सल्फेट पार्टिकल होते हैं, पेन होता है, ओजोन 3 होता है, ओजोन होता है आपका, एसिड रेन होती है, ठीक है। सल्फेट एरोसोल हैव अ नेट कूलिंग इफेक्ट, उसके पास नेट कूलिंग इफेक्ट होता है। नाइट्रोजन में N2O जो होती है वो एक लैपिंग गैस होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और ये मेजर एक ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। CO2 जो है वो अर्बन में डोमिनेट सोर्स एज अ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। ये रिड्यूस करती है जो ओजोन की है, सॉरी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को, ठीक है। SO2 क्या करती है कि ये फॉर्म करती है कोल पावर प्लांट, ठीक है। इंडस्ट्री कॉज करती है एसिड रेन को, और जो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से ही हमारे होते हैं। लेड PV जो है वो व्हीकल से निकलता है, और अर्ली एंटी नोक जो है पेट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो फैक्ट है ये सब PYQ में आया हुआ है, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, बस रट लेना, इस नोट्स को मिल जाएंगे आपको नीचे, वहां से जाके आप लोग कर सकते हो। चलिए जो BOC होता है आपका, ठीक है, जो व्हीकल और डिओड्रोइस और ट्री बॉक्स और जो आपका पावर प्लांट है वहां से निकलता है BOC, ठीक है। मीथेन जो है मेजर नेचुरल रिसोर्सेस है, वेटलैंड, ठीक है, और ये पोटेंट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को। फॉर्मेल्डिहाइड और फ्लाई ऐश, इनको वीडियो को पॉज करके इनको ऐसे ही पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इसका हिंदी जरूरत नहीं है, ठीक है। POP जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, ये स्टॉकहोम कॉन्वेंस में जो है इनको रेगुलेट करने की बात करी गई थी, ठीक है। जो PCB है ये जो फाउंडेड इन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में जो है पाया जाता है और ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। डायोक्सिन यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ जो है इंक्रीनेशन एंड इंडस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट फायर। और जो आपके जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल कार्बन जो इंटेंसिटी है उसको ध्यान रखना कि नेचुरल गैस होती है, फिर पेट्रोलियम की ज्यादा होती है, फिर कोल की ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। इसमें ये जो फॉर्मेशन होते हैं आपके, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है BOC है, ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सनलाइंड होते हैं, और जो ब्राउन हेज है वहां उसके कारण जो है फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट होते हैं। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, ग्राउंड लेवल की ओजोन है, पेन से, और आपके एल्डिहाइड से, ठीक है। हेल्थ इफेक्ट क्या होता है इसमें, रेस्पिरेटरी इशू होता है, आई में इरिटेशन होता है, और विजिबिलिटी जो होती है वो गिर जाती है। देखो जो आपका फॉग होता है, फॉग प्लस जो होता है स्मोक मतलब धुआं, ये फॉग और स्मोक दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका, फॉग और स्मोक मिलके स्मोक बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अर्बन स्मोक जो है मेनली ऑक्सीडाइज जो है नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन के कारण जो है ये देखने को मिलता है। और टाइप ऑफ स्मोक भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक फोटोकेमिकल और एक सल्फोरस होते हैं, ठीक है। ये ब्राउन होता है, और जिसमें वार्म, सनी और ड्राई नाइट्रोजन के ऑक्साइड और BOC होते हैं। और जो सल्फर होता है ये ग्रे होता है, इसको लंदन जो है स्मोक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये कूल होता है, ह्यूमिड, और जो है SO2 और पर्टिकुलेट जो है फॉर्म होता है। अभी आप देखोगे जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच रुका गया था वो स्मोक के कारण ही रुका गया था, ठीक है। एसिड रेन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है या ऑक्सीजन, और मिला के क्या बनाते हैं आपका H2, SO4 और H3 बनाते हैं, ठीक है। pH नॉर्मल रेंज में इतनी होती है, और एसिड रेन में जो होता है pH वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है ये सारी चीजें देख लेना, ठीक। ग्रीन हाउस का इफेक्ट और ओजोन का डिप्लीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप बात करें तो आपके CO2, N2O, CH4 और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व करता है टेरेस्ट्रियल जो है रेडिएशन को, एंड रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसका स्क्रीन जो है
इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा जो है वो CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में आपको देखने को मिलेगी, ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूटेंट। देन जो है आपका CH4, फिर Na2 और देन CFC11 आपको देखने को मिलेगी। ओजोन डिप्लीशन में आपका CFC और हेलोन और CCl3 कॉज करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को और लॉसेस को, ठीक है। ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो ओजोन डिप्लेशन सप्लीमेंट के लिए ही हुआ था, ठीक है। गुड और बेड ओजोन होती है जो स्ट्रेटोस्फेरिक में होती है वो गुड होती है, जो कि यूवी की शील्ड की तरह काम करती है, अल्ट्रावायलेट को जो होती है रोकती है। लेकिन एक जो ओजोन होती है जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, क्षोभमंडल में पाई जाती है, वो बैड होती है, वो पॉल्यूटेंट होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। एयर क्वालिटी हेल्थ जो है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। जो PM हेल्थ रिस्क है, इसमें जो ये PM के अलग अलग होते हैं, ये इनका ये आप ध्यान रखना 10, और ये पेनिट्रेट करते हैं लंग्स को, एंड हाईएस्ट रिस्क होता है इनका, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया में बात करें 0 से 500 स्केल होता है बेस्ड ऑन द 8 पोल्यूटेंट। यहाँ पर 8 पोल्यूटेंट में आते हैं आपके PM10, PM2.5 और N2, S2, CO और O3, NH3 और PB, ये आपके उसमें आते हैं। रिक्वायर PM साइज, तो ये PM साइज आप लोग ध्यान रखना। एक्सक्लूजन, CFC आर नॉट इन AQI, देखिए याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका AQI में नहीं है। AQI में कौन कौन से 8 पोल्यूटेंट है, इनका नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। AQI में एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें CO2 नहीं है, CO है, ओके। चलो, CFC का एक्सक्लूजन है उसमें। PM2.5 लिमिट जो है वो एनुअल करता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल गवर्नमेंट एंड बॉर्डर कंसेप्ट, ठीक है। की इन्वायरमेंट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, वगैरह वगैरह एंड ऑल है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इशू, इसमें वाटर पोल्यूशन। अभी हम लोगों ने एयर पोल्यूशन देखा, एयर पोल्यूशन में इतना पॉइंट आपने कहीं नहीं देखे होंगे और इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ाया हुआ, छोटे शॉर्ट में निपटा के चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर भी आप देख लो। बाकी आप लोग नोट्स ले सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट वहां पर आप लोग एक्सेस कर लेंगे, या नेट JRF विद स्मार्ट सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक हम लोगों ने देख लिया, अम्लीय वर्षा एसिड रेन देख लिया हम लोग ने, ग्रीन हाउस प्रभाव और उसके ओजोनीकरण के रिश्ते देख लिया, बायो की स्वास्थ्य, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्यावरण शासन और व्यापक अवधारणाएं, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने देख लिया था अवधारणाएं। एंड देन यहाँ पर इन्वायरमेंटल इशू, अब इसमें वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करें। वाटर ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है, इसमें स्टैंडर्ड सीक्वेंस ध्यान रखिए। पहले क्या होता है कि स्क्रीनिंग होती है, फिर जो है कोगुलेशन होता है और फ्लोकुलेशन होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में यहाँ पर सीक्वेंस, यहाँ पर पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है, फिर जमावट होती है, फिर फ्लोकुलेशन होता है, फिर अवसादन होता है, निस्पंदन होता है, फिर कीटाणु शोधन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा, डिसइंफेक्शन होता है, फिल्टरेशन होता है, ठीक है। पार्टिकल रिमूव होते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले स्क्रीनिंग सेडिमेंट में 2 बार आया, इसको अच्छे से रट लो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोगुलेशन क्या होता है, ये हाईली चार्ज केमिकल होते हैं जो कि डिस्टेबलाइज करते हैं पार्टिकल को। एंड कॉमन जो है वो कोगुलेंट होते हैं इज द एल्यूमिनियम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बाकी आप लोग नोट्स देख सकते हैं। वाटर क्वालिटी जो है कंटामिनेशन, यहाँ पर यूट्रोफिकेशन होता है जिसके बारे में बता चुका हूँ मैं। ऑक्सीजन की डिमांड, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, और मेजरमेंट होता है, मेजर करता है इसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को, जिसमें हाई BOD होगा तो हाई पॉल्यूशन होगा, ठीक है। एनारोबिक कोज होता है, ये फ्यूल करते हैं स्मेल, ठीक है। और देन COD में क्या होता है, जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ये टोटल ऑक्सीडाइजेबल जो है ऑर्गेनिक्स होते हैं। इसमें जो COD होता है वो ज्यादा होता है BOD से फॉर द सेम सैंपल में, ठीक है। जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर क्या होता है कि परमानेंट हार्डनेस होती है फ्रॉम द कैडमियम, मैग्नीशियम और सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, नॉट रिमूव बाय द बॉइलिंग, ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिक पैरामीटर के बारे में बात करें, जो pH होता है, एसिडिटी होता है, आपका ट्रिब्यूडिटी जो है मेजर करा जाता है। वाटर बॉर्न डिसीज होती है जिसमें कोलेरा हो गया, आपका डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, और गियाड्रा हो गया, एमोबिया हो गया, ठीक है। ये TB, और ध्यान रखना है इसमें TB जो है, TB ये वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है, ध्यान रखना है, ओके। और ये वाई कॉन्टेक्ट होती है, ठीक है। मेजर सोर्स के जो है वो अनट्रीटेड सीवेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉइंट वर्सेस नॉन पॉइंट को, जो पॉइंट होता है वो सिंगल आउटलेट होता है, नॉन पॉइंट में डिफ्यूज होता है, ठीक है। ग्रे वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर होता है फ्रॉम हाउस होल्ड से जो निकलता है, मतलब आपकी सीवेज से जो निकलता है उसको ग्रे वाटर बोलते हैं, ठीक है। सिंक से, शावर से, इनको ग्रे वाटर, उनका कलर भी ग्रे दिखता है ना आपको,
ठीक है। यूजीसी का फेवरेट है, वो एक साइड पे पॉल्यूटेंट दे देगा, एक साइड उससे मिलाना होगा, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक डिटर्जेंट में होता है, रेडियो एक्टिविटी आयोडीन होते हैं, पैथोजन में ये होता है। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है। इन्वायरमेंट इश्यूज में सॉइल पोल्यूशन में सब सॉइल होती है आपकी एरोजनल टाइप की होती हैं और प्रिवेंटिव होती हैं। ठीक है, इनको देख लेना वीडियो को पॉज करके। क्लाइमेट चेंज की बात करें, एनवायरमेंटल इशू क्लाइमेट चेंज, तो जो CO2 है वो कंट्रीब्यूशन करता है 50% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है आपका। सी लेवल राइज है आपका, आईपीसीसी है, वो यूएन की बॉडी है फॉर क्लाइमेट साइंस असेसमेंट। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस केसेस कौन कौन सी हैं इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपको देखने को मिलेगा, पेरिस एग्रीमेंट। और जो CO2 जो है हेमिस्फीयर में डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में CO2 ज्यादा होती है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में कम रहती है, क्योंकि वहां पर लैंड नहीं है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है, वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगी, तो इसलिए CO2 ज्यादा होती है। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में जो एग्जांपल जैसे वेटलैंड और परमाफ्रॉस्ट होते हैं, यहाँ पर CO2 जो है, CH4 जो है, ये रिलीज करते हैं। ठीक है। चलो, नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो, इसको आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद जो है एनवायरमेंट बेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें, 3R, रिड्यूस, रिड्यूस और रिसाइकल। हमारे 4R जो टेक्निक हम लोग अपनाते हैं वो क्या है, रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। ओके। सॉलिड वेस्ट की फैक्ट क्या है आपके, बर्निंग, माइक्रोप्लास्टिक, डायोक्सिन और PCB। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके और पढ़ना है, ऐसे ही नहीं कि हवा में निकाल दिया मैंने बोल दिया तो पढ़ोगे नहीं। वीडियो को पॉज करके पढ़ो, ऑन द स्पॉट पढ़ो, बात का कोई नहीं है, फिर इसका प्रिंट निकलवा लेना आप जाके, और एंड वाले को उसका बस उसी को रिवाइज करना है एंड में। तो ये तो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है वो आपके माइंड में एक बार आ जाए, फिर उसके बाद जो शॉर्ट नोट है वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। हजार्डियस वेस्ट होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, पॉप्स होते हैं आपके, है ना, कंपोस्टिंग, जो है बायोमेडिकल वेस्ट होता है आपका, मैचिंग वेस्ट होते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में क्या होता है पोल्यूशन का, एक्सपोजर रूट होता है आपका, पोल्यूटेंट स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। ठीक है। CO2 जो होती है वो वाइंड होती है, HP, हाइपोक्सिया होता है, लीड करता है इन वाटर, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, सेंसिटिव सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है। स्मोक जो होता है वो इरिटेंट होता है, पैन, एक्रिलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आई में इरिटेशन करता है। ठीक है, ये सब पढ़ो, सब PYQ में आए हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो नेप्रोटॉक्सिक होता है किडनी में, जो हेमोटॉक्सिक होता है ये ब्लड में, और प्लूमोटॉक्सिक होता है ये लंग्स में, और जो हेपाटॉक्सिक होता है ये लीवर में इम्पैक्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी आप देखो, जब क्वेश्चन आएंगे ना आप खुद याद करोगे कि सर आपने जो बताया था ना वो 100% था। ठीक है। वाटर रिलेटेड डिसीज जो है, टाइपोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, वाटर बोर्न डिसीज, टाइफाइड जो है वो वाटर वॉश देखने को मिलेगी, ट्राइकोमा, वाटर वेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, निकोटीन वगैरह ये देख लेना। ठीक है, और इसको भी आप पढ़ लेना, ये एक्जैक्टली आया हुआ है, रिपीट हो जाता है। वायरस से हेपेटाइटिस होता है, ओके, बैक्टीरिया से कोलेरा होता है आपका, CO2 से अल्फा होता है। इन्वायरमेंटल इशू लोकल, रीजन और ग्लोबल पे। ठीक है। नेचुरल लेवल पे अगर हम लोग बात करें, नेचुरल BOC जो होती है वो लार्जेस्ट सोर्स होता है, इज इक्वल टू प्लांट। ठीक है। कोल कंबशन में सूट, सल्फेट, फ्लाई ऐश, वही चीज रिपीट हो जाएंगी थोड़े थोड़े जो फैक्ट ऊपर आए हुए हैं। ठीक है। एयर वाटर सॉइल नॉइज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। देन जो है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में बात करें, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 55 प्लस आए थे, तो बहुत ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, फिर इकट्ठा हम लोग एक साथ रिवाइज कर लेंगे सारा। चलो, अब इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ो हिंदी में, यहाँ पर पानी की गुणवत्ता और संदूषण, यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करके पढ़ो, पढ़ते जाना है आपको, और बाद में यस लिखना, नहीं तो मैं ऐसे नहीं, आपने प्रॉमिस किया है। ठीक है, प्रॉमिस तोड़ोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, प्रॉमिस नहीं तोड़ना है। ओके। पर्यावरण के मुद्दे, सॉइल प्रदूषण हम लोगों ने देख लिया था, कटाव के प्रकार हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है। प्रभाव, पर्यावरण मुद्दे, ठीक है, उनको देखते जाओ, जो लोग नहीं खरीद कर सकते हैं उन्हीं लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है। और वैसे 499 रखा है, आपके 499 खर्च करने से आप लोग को कितना मिल रहा है ये भी तो सोचो। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण हम लोगों ने देखा था, मानक जो है 0 डेसिबल में होता है। पर्यावरण के मुद्दे देखे थे हम लोगों ने, वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, 3R वगैरह। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाओ आप लोग। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब हम लोग यहाँ से इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ये भी आप देख लो ह्यूमन हेल्थ में क्या पढ़ा था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ते जाओ।
ओके, अब बात करते हैं नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये सिलेबस में एग्जैक्टली कीवर्ड मेंशन है, इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली सिलेबस में सोलर लिखा हुआ है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजीज है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें सनलाइट को डायरेक्टली इनटू द डीसी इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो बदलते हैं। फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं ना, वो आपके सोलर पैनल होते हैं, उन्हीं में जो काला काला होता है वो सेल्स होते हैं, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल। एंड देन जो है मटेरियल पी टाइप होते हैं, एन टाइप होते हैं, सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन वगैरह जो यूज करा जाता है। टेम्परेचर इफेक्ट देखें तो ऑल सेल टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है। टाइप ऑफ मटेरियल आपको यहाँ पर देख लेना। सिस्टम में जो हायरार्की होती है, पहले सेल होता है, मॉड्यूल होता है, फिर एरे होता है, फिर एरे फील्ड होती है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है ध्यान रखना। इसके बाद जो है थर्मल और जो है पैसिव सिस्टम के बारे में बात करें हम लोग। थर्मल और पैसिव सिस्टम के बारे में यहाँ पर जो है इनिशिएटिव जो है स्टेटस, जैसे रिसोर्स टाइप, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। भी आखिर में हमारे एग्जैक्टली सिलेबस में भी ये लॉन्च करा गया था 2015 में पेरिस में बाय इंडिया और फ्रांस के द्वारा, ठीक है। विजन क्या था कि लेट अस टुगेदर मेक अ सन ब्राइटर, ठीक है। मिशन क्या था इसमें कि एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव द लाइट एट द होम, उनके पास जो है लाइट होना चाहिए, ठीक है। नेशनल सोलर मिशन के बारे में जो है वो पार्ट ऑफ जो है NAPCC है, लॉन्च करा गया था 2010 में, ओके। विंड एनर्जी है, नेचुरल यूज करा जाता है इसमें। पावर रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनली होता है क्यूब ऑफ वेलोसिटी, मतलब पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जो रोटर टाइप होते हैं वो प्रोपेलर जो होते हैं, प्रोपेलर रोटर होते हैं। रिसोर्स टाइप होता है रिन्यूएबल एनर्जी, और क्लासिफाई एज अ नॉन फ्यूल एनर्जी होता है। मैक्स विंड पोटेंशियल होता है, और देन मैक्स इंस्टॉल कैपेसिटी होती है, ठीक है, ओके। हाइड्रो एनर्जी के बारे में बात करें, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी जो जल से होती है, प्रोडक्टिव टर्म इसमें ओलिगोट्रोपिक, यूट्रोटॉपिक होती है। इसमें रिच इन ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। स्मॉल एंड लार्ज हाइड्रो में स्मॉल जो हाइड्रो होते हैं लेस कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, हैज अ फ्यूअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। जो स्मॉल हाइड्रो पोटेंशियल होते हैं। एंड टाइडल एनर्जी का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ये जो टाइडल एनर्जी ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ जो है टाइडल रेंज, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ टाइडल रेंज का होता है। रिसोर्स टाइप ये आप लोग देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। जियोथर्मल एनर्जी हीट सोर्सेस होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके, और जो आपका मैग्मा है इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट का। तो मेजर साइट्स में सर्कमपेसिफिक रिमूव फायर देखने को मिलेगा। सप्लाई प्रॉफिट में प्लांट कैन रन जो है 24/7 जो है रन कर सकता है। पोल्यूटेंट इश्यू जो है कैन बी प्रोड्यूस नॉइस, और ये सारी चीजें कर सकते हैं। बायोमास एनर्जी में कार्बन न्यूट्रलिटी होती है, ठीक है। CO2 रिलीज होता है फ्रॉम द कंबशन इन अप्रोक्स एंड इक्वल टू प्लांट अपटेक। एंड एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करें, अमोंग द कॉमन सोर्सेस एंड बायोमास हैज द लोएस्ट एनर्जी एंड कंटेंट पर यूनिट मासेस। एंड जो है बायोगैस कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ये हम लोगों ने देख लिया है। गैसोल जो होता है पेट्रोल और एथेनॉल का ब्लेंड होता है एंड रिड्यूस करता है CO एमिशन को। बायोडीजल के बारे में आप लोग इसको पढ़ लो। बायोमास जो है प्रोसेसिंग में पहले कंपोस्टिंग होती है, फिर एनारोबिक डाइजेस्टिंग होता है, प्रोड्यूस कराया जाता है इसमें मेथेन और CO2 को, ठीक है। और बायोगैस सोर्सेस में एनर्जी कैन बी द प्रोड्यूस। एंड क्लासिफिकेशन, बायोडीजल जो होता है इसमें अल्टरनेटिव फ्यूल होता है, जो बायोमास होता है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है। न्यूक्लियर और फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट जो होता है इसका रोल होता है एक्ट एज अ ह्यूज कार्बन सिंक की तरह जो है एक्ट करता है इन होम टू बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट करता है टू द रेनफॉल। एंड कार्बन सिंक जो होता है फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड ओशन सॉइल। और एलिफेंट आर नॉट इन सिंक, ध्यान रखना है। एलिफेंट जो होते हैं वो क्या सिंक में नहीं आते, कार्बन सिंक नहीं आते, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में पूछ लेता है। रिसोर्स टेक, फॉरेस्ट आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेस में आते हैं आपके मॉडरेट स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स को जो है स्लो डाउन करते हैं। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड होते हैं ग्रेफाइट और D2O हैवी वाटर वगैरह, और H2 आपका होता है। फॉसिल फ्यूज, ये फॉसिल ऑफ कर देना, ठीक है। इसमें एनरिचमेंट होता है जो आपका यूरेनियम इतना होता है, ठीक है। थर्मल रिएक्टर में यूरेनियम के ये नाम याद रखना 35, 33 और 39, ठीक है। एनरिचमेंट ये इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन को अंडर द जो है 235। एंड डेफिनेशन प्लस ऑर्डर के बारे में बात करें, इंक्रीजिंग अगर ये जो है यूरेनियम 235 प्रोपोर्शन का इंक्रीज हो जाता है तो नेचुरल एंड रिएक्टर एंड ग्रेड एंड वेपन्स ग्रेड, ठीक है। तो ये नेचुरल सबसे कम होता है। इंडिया शेयर करता है न्यूक्लियर कंट्रीब्यूशन लेस देन या अराउंड जो है 3% टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। पावर प्लांट जो है वो प्रोसेस के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होता है इसमें, और फिर न्यूट्रॉन का एब्जॉर्बन होता है, फिर मॉडरेशन होता है, फिर कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, देन हीट रिलीज होती है। तो ये ध्यान रखो, ये सीक्वेंस पूछ सकता है।
ब्रीडर रिएक्टर में प्रोड्यूस करा जाता है मोर फिसिल मटेरियल को एंड देन टाइप फास्ट एंड स्लो होते हैं। न्यूक्लियर साइकिल जो है वो इंपॉर्टेंट है, माइनिंग होता है, फिर माइनिंग के बाद जो है वो माइलिंग होता है, येलो केक, और फिर देन एनरिचमेंट होता है, रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम डिस्पोजल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सॉइल एनर्जी यूज करी जाती है, सॉइल कैन नॉट भी जो है डायरेक्टली यूज एज ए एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, डायरेक्टली यूज नहीं होता है, ध्यान रखना है। सॉइल टाइप जो है वो सपोर्टिंग करता है अर्थवार्म को, लोमी एंड ग्ले वगैरह जो है इसको करता है। सॉइल प्रोफाइल जो है टॉप टू बॉटम याद रखो, टॉप होता है OABCR। ठीक है, वो पहले आता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में देखें, एलोविलियर जो है वो गंगेटिक प्लेन में देखने को मिलेगा, डिजर्ट में रन ऑफ कच्छ में, ब्लैक जो है वो सॉइल कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में देखने को मिलेगी। लेटेराइट जो है वो वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा। कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोटेंशियल है, जैसे जियोथर्मल है सबसे ज्यादा पोटेंशियल, बायोमास, विंड एंड देन सोलर। ये सीक्वेंस याद रखो, ये पूछा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के कलर, ब्लू हाइड्रोजन जो होती है नेचुरल गैस होती है। ठीक है, CO2 को कैप्चर करती है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस होता है यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रे जो होता है नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग विदाउट द CO2 कैप्चर। एंड जो ट्रेजेडी होती है ऑफ द कॉमन एंड कंसेप्ट एक्सप्लेनिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द फ्री एक्सेस ऑफ रिन्यूएबल। ठीक है, अब और इम्पोर्टेंट आता है जो कि नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर। चलो सबसे पहले मैं हिंदी वालों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वीडियो को पॉज करते करते आप पढ़ते जाओ। अभी आप इसको दो बार पढ़ेंगे ना, एक दो बार ये नोट्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ते आना। ठीक है, अब नेचुरल हैजार्ड और हम लोग जो है डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। इसको भी थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे। अर्थक्वेक आता है, इसमें सेस्मिक वेव होती है, एपी वेव होती है, एस वेव होती है आपकी। ठीक है, सरफेस वेव जो होती है उनको लव वेव भी बोलते हैं, इसमें रेलिक वेव भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप की होती है, लव वेव और रेलिक वेव। ठीक है, बॉडी वेव में P और S होती है। ठीक है, मेजरमेंट रिचर स्केल से मेजरमेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को, जो कि एनर्जी रिलीज होती है, और जो मॉडिफाइड जो मर्केली स्केल है। ठीक है, तो इसमें मेजर कर जाता है इंटेंसिटी और उसका इफेक्ट कितना हुआ है, फेल्ट कितना हुआ है वो। ठीक है, अर्थक्वेक की एनर्जी रूल क्या है, अगर मैग्नीट्यूड जो है 4 रिलीज होता है तो फिर आपका 3.6x के मोर एनर्जी देन जो होती है आपके मैग्नीट्यूड 3 से। ठीक है, ध्यान रखना, बट ये ड्रॉप कर दिया था ये इफेक्ट। अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी इन इंडिया में बात करें, 57 इंडिया लैंड जो है वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक। बाकी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो कि डिजास्टर का क्लासिफिकेशन कैसे क्या है। बायोलॉजिकल में आपका ये आता है, ज्योग्राफी में अर्थक्वेक आता है, हाइड्रो में आपका फ्लड रोड वगैरह आता है, इंट्रोजेनिक में ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट वगैरह आ जाता है। मैनेजमेंट की साइकिल क्या होती है, पहले मिटिगेशन करा जाता है, मतलब कि बांध बना देते हैं। ठीक है, फिर प्रिपेयर्डनेस करा जाती है, फिर देन रिस्पॉन्स होता है, फिर देन रिकवरी करी जाती है। ठीक है, करेक्ट प्रोसेस क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट की, पहले ट्रेनिंग होगी, मिटिगेशन होगा, रिस्पॉन्स होगा और आपका फिर डिटेक्शन होगा। पहले ट्रेनिंग आती है। ठीक है, फिर उसके बाद मिटिगेशन आती है। लीगल फ्रेमवर्क में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा, एनडीएमए की जो है अथॉरिटी है, जो कि अपेक्स अथॉरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर वर्क करती है। पीएम ऑफ इंडिया जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं इसके। ओके, और जो है ग्लोबल फ्रेमवर्क में बात करें, सेंडाई होता है, ये बेसिस ऑफ इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिस पे बना था। एंड 4 प्रायोरिटीज थी इसकी, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, स्टैंडिंग द गवर्नेंस एंड इन्वेस्टिंग एंड रिस्क रिडक्शन एंड बिल्ड बैक बेटर करके बीबीबी इन्होंने दिया था। ठीक है, टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर जो है प्योरली नेचुरल होते हैं, वोल्केनो और साइक्लोन। ह्यूमन इन्फ्लुएंस होता है, फ्लड और फॉरेस्ट फायर। सुनामी जो होती है वो कोज बाय द सबडक्शन जोन, जब दो प्लेट आपस में जो है टकराती है तो एक प्लेट जो है वो नीचे जाती है और नीचे वाले जब दोनों टकराती है ना उसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। टकराने से लैंडस्लाइड जो है वो रेनफॉल, अर्थक्वेक, माइनिंग, डिफोरेस्टेशन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है हरिकेन वगैरह जो होता है। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, डेफिनेशन, पोजीशन इन साइकिल। मिटिगेशन में लॉन्ग टर्म एक्शन जो होता है टू रिड्यूस अ डिजास्टर, फर्स्ट स्टेप होता है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में। ठीक है, हजार्ड स्पेसिफिक मिटिगेशन अप्रोच के बारे में बात करें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जाती है, फ्लड मिटिगेशन होता है, क्लाइमेट मिटिगेशन कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है आपका ओशन रिमूव करता है एटमॉस्फेरिक CO2 को। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि वेटलैंड जो होता है मीथेन रिलीज करते हैं, इंक्रीज विद द वार्मिंग। इंडिया स्पेसिफिक मिटिगेशन पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, अभी आखिर में देखेंगे। और बाकी ये चीज देख लेना। ठीक है, एक बार कि प्रिवेंशन में क्या क्या आता है आपका, प्रिपेयर्डनेस में क्या आता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिस्पॉन्स में रेस्क्यू आता है और ये लाइवलीहुड आता है। इसको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो इसके बाद जो सबसे हमारा आखिरी टॉपिक आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और एग्रीमेंट जो होते हैं।
चलो इसको भी एक बार हिंदी में देख लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और आपके समझौते। तो सबसे पहले आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सिलेबस में एग्जैक्टली वर्ड मेंशन है, तो याद रखना है कि ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, इसके अंदर बहुत सारे जो है अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसके जो डिसीजन थे उसको इम्प्लीमेंट करता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखना, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसमें इंसर्टेड कर रहा था स्पेसिफिक आर्टिकल फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51 में आपको ये देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बेंच कंपोजिशन है, ईच जो है उसमें बेंच मस्ट भी एक एक्सपर्ट होता है उसमें और एक जुडिशियल मेंबर होता है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ये सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन है। ठीक है, लॉन्च हुआ था ये आपका 2008 में, और इसमें 8 मिशन है आपके। जो नेशनल सोलर मिशन है आपका, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिट है, नेशनल वाटर मिशन है आपका, नेशनल मिशन सस्टेनेबल है, ग्रीन इंडिया मिशन है। सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नेशनल मिशन ऑन जो है स्ट्रेटेजिकल नॉलेज क्लाइमेट चेंज है। एंड देन जो है इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम एक्सक्लूजन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और उनके एफर्ट्स के बारे में बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ओडीएस से। ठीक है, ये मोस्ट सक्सेसफुल अभी तक देखा गया है, और इट इज अ प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन उसका प्रोटोकॉल है टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, सब्सटेंस कवर होते हैं इसमें, केमिकल जो होते हैं सीएफसी होता है, HCFC होता है आपका, हेलोन होता है, कार्बन टेरा क्लोराइड होता है, हाईएस्ट पोटेंशियल होता है हेलोन का इसमें, हाईएस्ट, और ओजोन डिप्लीशन जो है पॉल्यूशन का लोएस्ट जो होता है वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और हैव द लीस्ट ओडीपी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किगाली एग्रीमेंट हुआ था जिसमें फेज डाउन कर दिया था जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पहले जो था ये मॉन्ट्रियल में था, लेकिन जब किगाली होता है तो उसमें जो ये गैस है ये हटा दी जाती है कि ये जो है ग्रीन हाउस को बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है ना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, बट वो ओजोन डिप्लीशन में रोल प्ले नहीं करती, तो ये इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो 82% जो है वो टारगेट किया गया है 2040 तक। ठीक है, इसके बाद रियो समिट होता है 1992 को। यहाँ पे बैकग्राउंड जो होता है वो ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट एंड UNCCD एंड रियो डी जेनेरियो में होता है। मेजर आउटकम इसके ये जो निकलते हैं आपका कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल की एसोसिएशन। UNFCCC का ओरिजिन जो हुआ था ओरिजिनेट फ्रॉम द रियो समिट। ब्रूटलैंड रिपोर्ट जो हुई थी, अवर कॉमन फ्यूचर एंड इंट्रोडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो+20 जो है वो हेल्ड हुआ था इन रियो में, एंड की आउटकम वाज द डिसीजन टू द फॉर्मुलेट। इस सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉन्च हुआ था आपका रियो समिट में। ओके, मोस्टली रियो समिट में होते हैं। सेक्रेटरीट इसका आपको जो है मॉन्ट्रियल और कनाडा में देखने को मिलेगा। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस और फर्स्ट COP जो हुई थी आपकी ब्रह्मास में हुई थी। ठीक है, इसमें जो है USA ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है, ध्यान रखना है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल था वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड, नागोया जो था वो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड है। बस इतना ध्यान रखो, काम चल जाएगा आप लोगों का। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एडॉप्शन ऑब्जेक्टिव है, और एडॉप्शन एंड फोर्सेस, और एडॉप्टेड 11 दिसंबर को एडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या, लीगली बाइंडिंग है, ध्यान रखना है, क्योटो लीगली बाइंडिंग है, पूछा जाता है। इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस है जो कवर करती है मैकेनिज्म को, जिसमें CO2, CH4, N2O, HFC और ये सारी चीजें आती है आपकी। कंप्लाइंसेस एंड अमेंडमेंट जो होता है आपको जो है देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी इसमें। ओके, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो एडॉप्शन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ो, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन हुआ था लॉन्च बाय द इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द COP2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो 21 में लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव हरियाणा में ही हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका विजन क्या है, विजन है लेट अस टुगेदर मेक अ सन ब्राइटर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद ना कुछ डेज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो 5 जून को आता है, अर्थ डे 22 अप्रैल को आता है, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मार्च को आता है। इन सब पे PY को, ओजोन डे जो होता है वो सितंबर को आता है। ठीक है, दिसंबर में आता है वर्ल्ड एड्स डे आपका 1 दिसंबर को आता है। ओके, इंटरनेशनल डे और एजुकेशन। वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लो।
ठीक है। बाकी ये शॉर्ट नोट है, वीडियो को पहले पॉज करिए और जब तक जितना भी याद आ रहा है, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं एक रफ पेज में लिखिए, 10 मिनट लिखिए, 5 मिनट लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें याद आई है। फिर उसके बाद ये नोट्स जो है वो आप लोग हमारे नोट्स से पढ़ लेना, ठीक है, इनको शॉर्ट को। तो ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, तो हम लोगों ने काफी पूरा इन्वायरमेंट के जितने भी पीवाईक्यू, यहाँ पर सारे पीवाईक्यू कवर है, ठीक है, सारे पीवाईक्यू हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ओके, एनवायरमेंटल इश्यू वाटर, ये सिर्फ आखिरी का ये जो पेज है इनको निकाल लेना कि गाली एग्रीमेंट हो गया आपका, एचएफसी हो गया, और जो लेयर हो गया, ये बस एक बार आप पढ़ लोगे तो इसमें आपका काम हो जाएगा। ये सिर्फ 7 पेज है, कुछ 7 पेज में आपका पूरा ये पीवाईक्यू भी हो जाएगा। बस इन्हीं को रट लेना आइन टाइम पे, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया पूरा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप लोग हैक्स की वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं जल्दी ला दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराइए।